माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हब। सीमा हिंदी हब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 9th के चैप्टर सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक श्री जाबिर हुसैन जी हैं, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी तरीके से आपको करवाने वाले हैं। ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है क्योंकि इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप मेरी पीडीएफ में आप मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अगर आप इस लेसन को अच्छे से लर्न करते हैं, इसकी समरी एनिमेशन के साथ मेरे यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हम में पहले से ही मौजूद है। अगर आप इसकी समरी को अच्छे से देखते हैं तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ स्क्रीन पर मुझे और मेरे क्वेश्चन आंसर को सुनने की जरूरत है। आप अपनी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बेसिकली इस लेसन में लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपने दुख और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। इस सालिम अली ने अपना सारा जीवन पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया और एक बचपन में उनके एयरगन से एक नीले रंग की गोरैया घायल हो गई। जब वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी तो सालिम अली जी को बहुत ही दुख हुआ। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। कहते हैं कि पक्षियों के लिए उनका प्यार इतना ज्यादा था कि पक्षियों को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह के सामने जिस तरीके से उन्होंने अपनी इमोशंस को रखा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, कहते हैं कि ये सब सुनकर उस समय के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो चलिए सबसे पहले ये थी इस कहानी का सार, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक नीले रंग की गोरैया पक्षी घायल होकर गिर पड़ी। उन्हें महसूस हुआ सालिम अली जी को कि जो दर्द और पेन हमें होता है, सेम वैसा ही दर्द नीले रंग की गोरैया को भी हुआ होगा। उन्होंने उसकी देखभाल की और यही वजह थी कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बचपन में सालिम अली एयरगन से खेला करते थे। एक दिन उनकी एयरगन से निकली गोली से एक नीले रंग की गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है कि नीले रंग की गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर सालिम अली जी को बहुत दुख हुआ। कहते हैं जब वो तड़पने लगी, उनकी एयरगन से घायल होकर तड़पने लगी, तो सालिम अली जी को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही उन्हें पीड़ा हुई, उन्हें दर्द महसूस हुआ। उन्होंने एयरगन चलाने का फैसला किया और पक्षियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कहते हैं इस प्रकार एक घायल गोरैया ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो ये कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें कब हमारी जिंदगी को बदल देती है हम भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा होता है। जैसे सालिम अली जी की इस घटना ने सालिम अली जी के जीवन की दिशा को बदल दिया। मतलब वो पक्षियों से बहुत प्यार करने लगे और आजीवन उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सेवा और उनकी देखभाल में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संभावित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई होंगी? तो सालिम अली जी ने यही कहा होगा कि केरल की साइलेंट वैली में अगर इसी तरह रेगिस्तानी हवा के झोंके चलते रहे, हवा के झोंके इस तरीके से चलते रहे, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हरियाली नहीं होगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाएगा, पशुओं को भी हानि होगी और इस तरीके से ये जो इतनी सुंदर वैली है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सालिम अली जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को बताया होगा कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से नहीं बचाएंगे तो सबसे पहले यहाँ का पर्यावरण
दूषित हो जाएगा। ऑब्वियस है, पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर वहां का जो है वो बिल्कुल दूषित हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, वर्षा भी नहीं होगी और हरियाली भी पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगी और पक्षियों का चहचहाना तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। पक्षी किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, पशुओं की भी हानि होगी। इस प्रकार से सुंदर वैली बिल्कुल तरीके से उजड़ जाएगी। यह सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई होंगी। तो इस तरीके से सालिम अली जी ने अपनी मन की भावनाओं को चौधरी चरण सिंह जी के सामने प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर उनकी आंखें बिल्कुल नम हो गई। पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा जानती है। फ्रीडा लॉरेंस की पत्नी थी। जो फ्रीडा थी और लॉरेंस जो थे वो सालिम अली जी की तरह जो थे वो मतलब बड़े प्रभावी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। वो भी पक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारियां रखते थे। उनका पक्षियों से बहुत प्यार था, प्रकृति से बहुत प्यार था। कहते हैं पक्षियों से प्रेरणा पाकर वो अपनी कविताएं भी लिखा करते थे। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे एक अच्छे बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर का मतलब पक्षियों से प्यार करने वाले, पक्षियों के बारे में सब कुछ बारीकी से जानने वाले थे। वे पक्षियों के कलरव से प्रेरणा पाकर कविताएं लिखते थे। कलरव का मतलब होता है उनकी जो चहचहाहट होती है। कहते जब वो चहचहाते थे पक्षी तो उनसे प्रेरित होकर वो कविताएं लिखा करते थे। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ी फेमस हुई। जो उन्होंने पक्षियों के बारे में कविताएं लिखी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। वे अपनी छत पर बैठी हुई गोरैया को अक्सर देखा करते थे। जो उनकी छत पर गोरैया बैठा करती थी वे उनके साथ बहुत सारा समय बिताया करते थे। इस कारण उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में मुझसे ज्यादा बता सकती है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस का सबसे ज्यादा समय पक्षियों के साथ ही बीता करता था। वो अपना सबसे ज्यादा समय पक्षियों के साथ बिताया करते थे। तभी उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मुझसे अधिक लॉरेंस के बारे में जानती है। आशय स्पष्ट कीजिए, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बन गए थे। कौन? सालिम अली जी। सालिम अली ठीक उसी प्रकार पक्षियों से प्रेम करते थे जिस तरह डीएच लॉरेंस प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों से प्रेम करते थे। अपना सारा जीवन जिन्होंने पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया, तो वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कहते हैं कि वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे जिसकी गहराई को नापना बहुत ही मुश्किल था। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेखक को लगता है कि जिस प्रकार एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार का मतलब होता है जो नॉवेल्स लिखता है, एवं कवि डीएच लॉरेंस प्रकृति से लगाव रखते थे और ये मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वो ऐसा महसूस करते थे कि मानव जाति एक वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। इसलिए हमारा प्रकृति की तरफ लौटना बहुत जरूरी है कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना बहुत जरूरी है। हमें नेचर को समझना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। उसी प्रकार सालिम अली भी प्रकृति से बहुत लगाव रखते थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे, इसलिए वे प्राकृतिक जीवन के प्रतिनिधि बन गए थे कि प्रकृति की तरफ लौट आए थे और उन्होंने अपना सारा जीवन प्रकृति व पक्षियों की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, लेखक कहते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे अपनी गर्मी देकर, अपनी सांसें देकर भी उसे जीवित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जब पक्षी प्रकृति में विलीन हो जाता है तो उसे किसी भी तरीके से जीवित नहीं किया जा सकता। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेखक का कथन है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मरे हुए व्यक्ति को यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कन देकर भी जीवित करना चाहे तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऑब्वियस है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हमें
तो हम उसे किसी भी तरीके से जीवित नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अपनी सांसें देकर किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो पक्षी मर जाता है उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता, वह फिर से अपना कलरव नहीं कर सकता। कलरव का मतलब होता अपने गीत दोबारा नहीं गा सकता। कौन? पक्षियों की बात करते हैं लेखक कि इंसान और पक्षी जब मर जाते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से जीवित करना हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर क्यों उभरे थे? आप देखिए कि सागर की बहुत ही गहराई होती है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। बहुत गहरा सागर होता है, जबकि टापू जो होता है उसकी गहराई इतनी नहीं होती है, लेकिन सागर की बहुत गहराई न होती है। उसी प्रकार सालिम अली जी के हृदय में जो प्रकृति के प्रति प्रेम था, जो वो महसूस करते थे, जो वो प्रकृति से इतना लगाव रखते थे, उनकी गहराई को नाप पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। लेखक का मानना है कि सालिम अली का प्रकृति से बहुत प्रेम था। ऑब्वियसली सालिम अली प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने प्रकृति का बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण किया था। निरीक्षण करना मीन्स उसको ऑब्जर्व करना, बारीकी से अध्ययन करना। वे दूरबीन से प्रकृति के प्रत्येक हृदय का आनंद लेते थे, दूरबीन से देखा करते थे। एकांत के क्षणों में भी वे प्रकृति को अपनी दूरबीन रहित आंखों से निहारा करते थे। दूरबीन रहित अपनी आंखों से निहारा करते थे। इस प्रकार प्रकृति प्रेम ने उन्हें पक्षियों का प्रेमी बना दिया। जैसे सागर बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार सालिम अली जी का भी प्रकृति के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा गहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं लिखी है। ऑब्वियसली लेखक ने इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। काव्य की पंक्तियों काव्यात्मकता है, काव्य की पंक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और रोचकता, इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सरल भाषा, इस पाठ में लेखक ने सरल व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। सेकेंड शब्द प्रयोग, इस पाठ में उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे अग्रसर, अंतहीन, पलायन, नैसर्गिक, परिंदे, एहसास, तलाश, साइलेंट वैली आदि। इन शब्दों के द्वारा लेखक ने दृश्यों के शब्द चित्र भी उपस्थित कर दिए हैं। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। इसमें सभी वर्ड है, चाहे वो तत्सम है, चाहे वो तद्भव है, चाहे वो देशी है, चाहे फिर विदेशी है। काव्यात्मकता, इस पाठ में लेखक की शैली काव्यात्मकता हो गई है। जैसे एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। इन कवि मतलब जो पंक्तियां लिखी गई हैं वो कविता की तरह लिखी गई है। रोचकता, इस पाठ में लेखक की भाषा शैली रोचक है। रोचक का मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिल को अच्छी लगने वाली है। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग भाषा शैली की रोचकता को बढ़ा देता है। जब कृष्ण जी का वर्णन करते हैं कि कौन जो वृंदावन की गलियों में अपनी बांसुरी से गोपियों को आकर्षित किया करते थे, वैसे ही आज जब हम वृंदावन जाते हैं तो वो एहसास हमारे मन को झकझोर देता है। हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और सब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था और कब माखन भरे बर्तन तोड़े थे, भांडे फोड़े थे। इस प्रकार इस पाठ में लेखक की भाषा शैली सहज, चित्रात्मक तथा रोचक है। तो सरल भाषा का प्रयोग किया है, रोचकता इसके अंदर विद्यमान है, काव्यात्मकता देखने को मिलती है और शब्द प्रयोग तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि सालिम अली प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे गले में दूरबीन लटकाए प्रकृति में एकांत में बैठकर प्रकृति की तरफ निहारा करते थे और हर पक्षी की चहचहाट को महसूस करके दिल से पूरा आनंद लेते थे। और बचपन में जब उनकी एयरगन से गुरैया घायल हो गई तो बड़े उदास हो गए, मायूस हो गए और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। और चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मेरी समरी में ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं तो।
इस पाठ में लेखक ने सालिम अली को एक सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक तथा समर्पित बर्ड वाचर के रूप में प्रस्तुत किया है। बर्ड वाचर में पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने वाले। बचपन में उनकी एयरगन से गोरैया घायल हो गई थी, जिसका दर्द देखकर उनके मन में पक्षी प्रेम उत्पन्न हो गया, तो इनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उनके बाद वे जीवन भर दूरबीन लेकर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की खोज करते रहे और एक गोरैया का गिरना शीर्षक पुस्तक में पक्षियों से संबंधित उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा। फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक पक्षी का गिरना। वे प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने में बहुत ही आनंद आता था। उन्हें पर्यावरण की भी बहुत ज्यादा चिंता सताती रहती थी। इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर भी उनसे मिले थे। वे निरंतर लंबी लंबी यात्राएं करके अपने पक्षियों पर खोज करते थे। उनकी आंखों पर सदा दूरबीन चढ़ी रहती थी, जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही उतारा गया था और उनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। कहते हैं जब लास्ट तकरीबन 100 साल की उनकी उम्र हो गई, लेकिन उनके गले में दूरबीन अभी भी लटकी हुई थी और कहते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु के बाद ही वो दूरबीन उनके गले से उतारी गई थी। इस सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि इसको यह नाम क्यों दिया गया, सांवले सपनों की याद। आज सालिम अली जी हमारे लिए याद बनकर रह गए हैं, हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज भी जब पक्षियों को हम देखते हैं तो सालिम अली जी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। अगर हम अपने दिल की धड़कन देकर भी उन्हें जीवित करना चाहते तो भी हम उनको जीवित नहीं कर सकते थे। पक्षी भी उसी तरह प्रकृति में विलीन हो गए जिस तरह सालिम अली जी प्रकृति में विलीन हो गए। उनके मन में पक्षियों के प्रति जो गहराई थी, वही गहराई पक्षियों के प्रति जो उनकी गहराई थी, जो उनका गहरा प्रेम था, उनके बाद शायद ही किसी में देखने को मिलेगा। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। किसने? जाबिर हुसैन जी ने। लेखक को लगता है कि सालिम अली से परिचित लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण तरीकों के साथ वापस लौट आएंगे। कि सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उन्हें लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और एकदम से हमारे सामने गले में दूरबीन लटकाए हुए एकदम से हमारे सामने आ जाएंगे। लेखक की आंखें भी नम हैं और वह सोचता है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। कहते हैं कि लेखक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो आज भी उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। लेखक का यह स्वप्न भंग हो जाता है जब वह देखता है कि सालिम अली उस हुजूम में सबसे आगे हैं जो मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर हो रहा है और जहां जाकर वह प्रकृति में विलीन हो जाएगा। कहते हैं वो एकदम से हकीकत में आते हैं और उन्हें लगता है कि वो मौत की खामोश वादी की तरफ जा रहे हैं और अभी उसी क्षण मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है और एक लोगों की भीड़ जो है उसके पीछे है। सालिम अली को ले जाने वाले अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटा नहीं सकते। अब तो सिर्फ उनकी यादें ही शेष हैं। जाबिर हुसैन जी का बहुत लगाव था सालिम अली जी के साथ, तो वो कहते हैं कि अब सालिम अली जी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी यादें बची हैं। इस प्रकार इस पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद बिल्कुल सार्थक है कि वो हमारे लिए यादें बनकर रह गए हैं। उनका होना हमारे लिए एक एहसास था, लेकिन अब वो एहसास धीरे धीरे खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वे दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। हमारा लेसन था सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक थे श्री जाबिर हुसैन जी। इस क्वेश्चन आंसर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना प्यार मुझे देते रहें, अपनी सपोर्ट मुझे हमेशा देते रहें, ताकि अब आपके जो सितंबर एग्जाम आने वाले हैं उनमें मैं आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको जल्दी बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।